इसमें थोड़ा लिखाना ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यही सारी कहानी आगे सब में चलेगी। हेडिंग डालो बैक बॉन्डिंग। अच्छा बैक बॉन्डिंग, अच्छा देखो ऐसे समझना, हमेशा बॉन्डिंग 22 और 23 साल की उम्र में होती है। कौन सी उम्र में होती है? 22 और 23 साल की उम्र में। अब देखो कैसे होगी। देखो, एक हमने लिखा 22, एक हमने लिखा 23, है ना। यदि अब ये 22 का मतलब है, ये कहां का है बंदा? पीरियड सेकेंड। और दूसरा भी बंदा कहां से हो? पीरियड सेकेंड से। तो वहां होगी कौन सी? पी पाई बॉन्डिंग। क्या होगी? पी पाई। ये क्या हो जाएगा? पी पाई पी पाई बॉन्डिंग। जैसे 3 शुरू होता वैसे डी आ जाता है। अरे बेटा, 1 पे सिर्फ एस होता है, पहली सेल में सिर्फ एस, दूसरी सेल में एस और पी दोनों। ठीक है। अच्छा यहां क्या होगा? एक बंदा कहां का होगा बताओ बेटा? पीरियड सेकेंड का। और ये बंदा कहां है, कहां का है? पीरियड थर्ड का। अच्छा बताओ थर्ड में क्या आ जाता है? डी। तो ये क्या हो जाएगा? पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग या बॉन्डिंग। अच्छा दोनों बंदे 3 के हो जाएं तो डी पाई डी पाई। ठीक है। तो ये 22-23 का लफड़ा लिखो कहीं, अपने मन से समझ के लिखना, है ना। दोनों बंदे कहां के? सेकेंड पीरियड के। तो बताओ कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी? पी पाई पी पाई। एक पी का एक थर्ड का और एक सेकेंड का, तो पी पाई डी पाई। दोनों थर्ड के, डी पाई डी पाई। तो आप ये पाई क्लियर कर ले गए? पाई क्लियर हो गया। कहां पे कौन सा पाई इन्वॉल्व होगा? अच्छा पाई का मतलब हमारा कहां से है? मल्टीपल बॉन्ड से। कहां से है? मल्टीपल बॉन्ड से। अब जरा लिखिएगा बैक बॉन्डिंग में पहला पॉइंट लिखो, 1 एटम लिखो फॉर बैक बॉन्डिंग। लिखो बेटा फॉर बैक बॉन्डिंग 1 एटम कंटेन लोन पेयर। फॉर बैक बॉन्डिंग 1 atom contain lone pair and other atom contain valence orbital, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या लिखोगे? खाली होना चाहिए तभी तो बॉन्डिंग होगी। वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरी लाइन से लिखो, 1 एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। 1 atom belongs to second period and other atom belongs to second और थर्ड पीरियड। ठीक है। अब यहां सबसे पहले नीचे एक हेडिंग डालो, लिखो पी पाई बॉन्डिंग। हेडिंग डालो पी पाई बॉन्डिंग। और इसी को और करके लिख लो पी पाई बैक बॉन्डिंग। वहां बॉन्डिंग कह के निकल गया, लेकिन हकीकत में है क्या? बैक बॉन्डिंग। तो इसी को ऑब्लिक करके लिखो पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे जो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है यहां का BX3। क्या है? BX3। अच्छा BX3 में क्या हो सकता है? यहां क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं और आयोडीन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है एक्स के साथ। ठीक है। अब देखो अब ध्यान से देखना। अब अब हमने क्या लिखा? ये हमारे पास BX3 है। अब बी और एक्स की कहानी सुनो। यहां पे जो बोरान है, बोरान के पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल, है ना। इसके पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। और इसके पास क्या है? लोन पेयर। बैक बॉन्डिंग में यही तो पढ़ा है। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, है ना। और एक बंदा कहां का होना चाहिए? सेकेंड पीरियड का। और दूसरा कहां का होना चाहिए? सेकेंड या थर्ड पीरियड का। यही तो कहानी पढ़ी है।
उसका ये पहला एग्जाम्पल है। हमने कहा BX3 में बैक बॉन्डिंग हुई तो क्यों हुई? क्योंकि बोरान के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। अच्छा कैसे है? अच्छा बोरान का बताओ, एटॉमिक नंबर आजकल कितना चल रहा है? 5 चल रहा है। हमने कहा 1s2, हमने कहा 2s2, हमने कहा 2p1, पूरा वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा है कि नहीं पड़ा है ना? और हैलोजन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? लोन पेयर, यानी हमारी बैक बॉन्डिंग की पूरी कंडीशन क्या है? ये फॉलो कर रहा है ना? तो अब इसका पहला एग्जांपल लिखो इसी का, BF3। BF3। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारा बोरान हुआ। बोरान के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है अपने? 3, क्योंकि बोरान किस ग्रुप का बंदा है? थर्ड। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। हमने ये 3 बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड हमने बना दिए। अच्छा बताओ फ्लोरीन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? 7। हमने फ्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, कोई बात नहीं। अब ये हमने देखो बॉन्ड बना दिए, ये बॉन्ड भी बन गए, खैर कोई बात नहीं। यहां तक तो सब नॉर्मल था, यहां तक सब नॉर्मल था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम यहां से आई। अब इनके पास क्या है? इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन इस समय कितने हैं? 6। गिन के देखो, बताओ इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन इतने समय कितने हैं? 6। गिनना जान रहे हो ना कैसे गिनते हैं? हाँ कैसे? 2 2 4 2 6, क्योंकि शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन दोनों लोगों का होता है, जब तुम्हें जरूरत तब तेरा, जब मुझे जरूरत तो मेरा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, या अब यहां मैक्सिमम क्या हो सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास है ना? यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने दे दे तो क्या हो जाएगा? इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन। यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने यहां इनको दे दे तो इनके पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? और इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। तो इसी को क्या लिखेंगे? इसी को लिखेंगे कैसा है? बैक बॉन्डिंग। लिखो, लिखो बैक बॉन्डिंग। ये हर जगह ऐसा नहीं होता है कि तुम हर जगह यही काम करने लगो ना। BF4 माइनस नहीं है, तब तो कोवैलेंसी 4 हो जाती। अरे अभी तो पढ़ा है, BF4 जब हो तो माइनस लगाओ तो वो एक्सपेंड कर जाता है अपनी कोवैलेंसी, 3 से हो जाता है 4। अभी तो पढ़ाया है। ये वो वाला नहीं है, ये नॉर्मल है अपना, है ना? अच्छा समझो। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा अब बैक बॉन्डिंग वाली कहानी हमको समझ में आ गया। ये BSc के लिख लिए बैक, ठीक है? बैक बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है बेटा, कुछ और ना समझ जाया करना। ये डी देखो छोटा हो गया, अब वो NG लिखा है, इतना समझ ही रहे हो, है ना? बैक बॉन्डिंग। अब सुनो, अब हमसे कोई पूछे कि BF3 के आप कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो कितने बन सकते हैं? एक समय पे एक फ्लोरीन बोरान को इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितने यहां BF बॉन्ड हैं? 3। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। कैसे? जैसे अब जरा ध्यान से देखो, पहले हमने ये क्या बनाया? ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ BF3 का कौन सा? नॉर्मल स्ट्रक्चर। फिर अब यहां से क्या शुरू हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। फिर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब देखो इस समय इस फ्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अगले में ऐसा हो सकता है क्या कि ये हमारा बोरान है, ये फ्लोरीन है ना? ये फ्लोरीन, अब मान लो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे दे, एक टाइम पे एक ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगी। अच्छा हो सकता है ना, कि बोरान है, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दे दे, है ना? तो आपको नहीं लग रहा कि इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? 3। 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, है ना? अब जरा इसको बनाओ, फिर तुमको एक और खास बात इसमें दिखाते हैं। इनके 3 स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है? अब इसी के नीचे लिखो एक बात। अब हमने कहा, अब बहुत ध्यान से समझना इस बात को, हमने कहा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बताओ।
एक बॉन्ड बना लिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस पे गोला लगा देना। अच्छा, गोला क्यों लगा दिया? क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग में शामिल हो गए, है ना। अब हमसे कोई पूछे कि आप बोरान का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हमसे कोई पूछे कि आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ बोरान का, तो आप क्या कहोगे? बताओ, क्या कितने यहां पे सिग्मा है? 1 2 3। अरे चाहे यहां जितने बॉन्ड लग जाए सिग्मा तो एक ही होगा। तो कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा और प्लस 0 लोन पेयर। आंसर क्या आया? 3, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। क्लियर है? अब हमसे कोई कहे फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन इसका बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो कितना सिग्मा? 1 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर। आंसर क्या आ गया? 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर हमने कहा तुम बैक बॉन्डिंग वाले पे चलो, इस फ्लोरीन का हमसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या लिखेंगे? बताओ, सिग्मा कितना? 1, लोन पेयर कितने? 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर। आंसर कितना आया? 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसका मतलब क्या सीखा? बैक बॉन्डिंग में एक लोन पेयर का नुकसान होता है और वही इलेक्ट्रॉन जो अब है नहीं उसका, वो बॉन्ड वो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है? तो अब जरा लिखें, देखो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी, है ना। तो नीचे लिखो। अब देखो, आप अपनी एनसीईआरटी को देखो, थोड़ी सी बात कह के निकल गया। तो ये कहानी पूरी आपको क्लियर हुई? तो चलो यहां नीचे लिखो, लिखो, इसी के नीचे लिखो बेटा, लिखो इन BF3, नीचे लिखो इन BF3 all BF bond length, all BF bond lengths are equal, all BF bond lengths are equal। समझ रहे हो ना? क्योंकि क्या होगा, एक बार देखो, अब देखो ये क्या हो रहा, ये सिंगल से डबल की तरफ बढ़ रहा और फिर ये भी सिंगल से डबल की तरफ बढ़ेगा, ये भी सिंगल से। यदि इसका हम हाइब्रिड ऑर्बिट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दें तो तीनों बॉन्ड बनेंगे ना, पार्शियल हर जगह हम दिखा देंगे। तो इसका मतलब क्या है? तीनों BF बॉन्ड क्या है? इक्वल, और पहले से छोटे। सिंगल बॉन्ड बड़ा और डबल बॉन्ड आने की कोशिश किया तो छोटा। तो नीचे लिखो, लिखो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF bond length decreases, due to back bonding BF bond length is decreases। समझ में आ रहा? एंड ऑल आर इक्वल। तो ये कहानी समझ में आ गई बेटा? तो 2-4 बातें और हैं, जल्दी से इनको लिखो। अब उसी के नीचे एक हेडिंग डालो छोटी सी, लिखो लुईस, लिखो लुईस एसिड करेक्टर, लुईस एसिड करेक्टर। फिर नीचे लिखो इन जनरल, नीचे लिखो इन जनरल, इन जनरल, और इन जनरल के बाद आपको क्या लिखना है? लिखो इन जनरल, लिखो क्या लिखेंगे? लुईस एसिड, इन जनरल का डैश करके छोड़ देना, लिखो लुईस एसिड करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो क्या लिखेंगे? बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या? सराउंडिंग एटम। हेडिंग इसको बना लो। ये थोड़ा सा पढ़ाना एक जरूरी था क्योंकि इसी से बैक बॉन्डिंग का एक सवाल बनता है ना। तो नीचे एक सवाल लिखो इसी के, लिखो सारे बच्चे, लिखो। अच्छा, और एक बात समझ लेना, लुईस एसिड करेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड में देखेंगे। लुईस एसिड करेक्टर कहां देखेंगे?
कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर। तो जहां लिखा ना लुईस एसिड कैरेक्टर है ना, तो वहां पे इन जनरल किसमें देखा जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड में। तो नीचे एक हेडिंग लिखो, को सवाल लिखो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर इन BCl3, BCl3, AlCl3, कॉमा करके लिखते जाना, BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, है ना। हमने आपको एग्जांपल ये लिखाए हैं, BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, ये हमने आपको बताया है। फिर हमने आपसे बोला है कि आप हमको लुईस एसिड कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं, है ना। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है, क्या बताओ बेटा, लुईस एसिड कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट सेंट्रल एटम। आप देखो सेंट्रल एटम का फंडा क्यों लगाए, क्योंकि सबके सराउंडिंग क्या है, सेम। तो सेंट्रल एटम देखो तीनों के अलग अलग हैं कि नहीं। अब आप बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो हम जानते हैं ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में आप क्या करोगे, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीजेज। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के इन जनरल टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। यहां इन जनरल शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं एक्सेप्शन है ना। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर किसका होगा, बताओ, BCl3, उसके बाद AlCl3, उसके बाद GaCl3 और उसके बाद InCl3। ये सवाल बन गया, ठीक है। अब तुम यही फार्मूला लगा बैठे बोरान फैमिली में, है ना। हाँ, तो नीचे लिखो, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर, और इसके ऊपर लिख लेना महा इंपॉर्टेंट, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ BF3, BCl3, BF3, BCl3 कॉमा करके लिखते रहना, BBr3, BI3, BI। ठीक है भैया, पहले आप अपना रूल लगा के इसे ऑर्डर बनाएं, है ना। पहले आप अपना रूल लगाएं और ऑर्डर बनाएं, क्योंकि गलत ऑर्डर भी आपको लिखना यहां जरूरी है, क्योंकि जो इस नियम से लिखोगे वो गलत होगा, लेकिन उसे लिखो जरूर, लिखो सारे बच्चे। फिर उसके आगे हमने ब्रैकेट में क्रॉस लगवाएंगे, लेकिन गलती छिपाओ नहीं, लिखो अकॉर्डिंग टू रूल। लिखो बेटा, सारे बच्चे लिखें। हमने आप ये बोला है BF3, BCl3, BBr3 और BI3, यही तो बोला है ना। अच्छा, आपने यहां लुईस एसिड कैरेक्टर यदि बनाया होगा तो क्या लिखा होगा, अच्छा क्या है, सबके सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, सबके सेंट्रल एटम क्या है, सेम है। तो कहां चले गए होगे, सराउंडिंग एटम पे, है ना। अब सराउंडिंग एटम सबसे ज्यादा कौन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे ज्यादा आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर इसी छाप दिया होगा, जो कि होगा गलत, है ना। तो सबसे ज्यादा गलत होगा, तो आप इनको पहले अलग लिख लो, फिर कुछ कारण लिख लो। पहले तो आप गलत वाला बना लेना, लिख लो BF3, BCl3, BBr3, BI3, लुईस एसिड कैरेक्टर के ऑर्डर बनाओ और आगे क्रॉस लगा दो, मतलब ये गलत है। अब उसके बाद तुम फिर इनको लाइन से लिखो, ऐसे लिखो लाइन से, अब कोई निशान ना लगाना, ऐसे लिखो जनरल। फिर एक इसके नीचे निशान डालना और एक इसके नीचे ऐसे निशान लगाओ, लिखो बेटा, लिख जरूर लेना, गलत वाला लिखना जरूर, लिख के काटना जरूर। हाँ, ये तुम थोड़ा सुंदर तरीके से काटना, लेकिन लिखना जरूर। अब BF3 के नीचे एक एरो लगाओ, लिखो, लिखो मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग। क्या यहां होती है, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग,
जहां मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग होगी वहां मिनिमम लुईस कैरेक्टर होगा। लिखो मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग, सो मिनिमम लुईस कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर। क्या हमने पढ़ा? मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग, मिनिमम लुईस एसिड कैरेक्टर। तो यहां क्या लिखेंगे बताओ बेटा? यहां क्या है? मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग है ना, सो मिनिमम क्या? लुईस एसिड कैरेक्टर। यहां क्या लिखेंगे बताओ? मिनिमम बैक बॉन्डिंग क्या लिखेंगे? सो मैक्सिमम लुईस एसिड कैरेक्टर। तो बताओ लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर यहां बदला कि नहीं? आए ना? अच्छा ऑर्डर क्या बना बताओ? सबसे ज्यादा कौन होगा? Bi3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3 और सबसे कम BF3। जो लग रहा था सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम हुआ। एक दो सवाल और मैं करवा देता हूं और बाकी सब में देखो यहां पे क्या है, यहां पे कुछ अब आप जैसे पी ब्लॉक में इंटर कर रहे हो ना तो कुछ खास बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाने में इसको वक्त लगा। फिर खाली एनसीईआरटी से होता तो आगे वाले इससे स्पीड में खत्म हो जाएंगे। आज कुछ चीजें पढ़ लो, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो। बैक बॉन्डिंग होती तो क्या होती, कोवैलेंसी होती तो क्या होती, प्रॉब्लम कहां पे पहले जान तो लो, है ना, फिर आगे बढ़ो। अब एक हम नीचे सवाल, अच्छा ये कहानी समझ में आई और इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये सवाल अक्सर गलत होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ये होता ही नहीं है। यहां पे क्या आ जाती है? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो जरा अगला एक सवाल हो जाए इसी बात पे, लिखो। सवाल नहीं, पहले एक नोट करके बात लिख लो फिर सवाल लिखो। लिखो लिखो एज द साइज ऑफ पी ऑर्बिटल इंक्रीजेस, as the size of p orbital increases back bonding decreases, back bonding decreases। ठीक है, और लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस। कहानी समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, इन सब में बोरान तो कॉमन है। अब डिफरेंट क्या है? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सबसे बड़ा पी ऑर्बिटल इसी के अंदर तो होगा। सबसे बड़ा का मतलब क्या है? बड़े नंबर पे पी होगा, जैसे 2p छोटा, 3p बड़ा, 4p और बड़ा, 5p और बड़ा, इस रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ये ना सोचना कि पी ऑर्बिटल छोटे बड़े होते हैं ना, उनकी सेल अलग अलग होती है तो उनके साइज अलग अलग होते हैं, लेकिन पी ऑर्बिटल का साइज तो सेम ही होता है, बट एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। बताओ 2p का जो 2p है इसकी एनर्जी लेवल 2 है, 3p की एनर्जी लेवल क्या है? 3, 4p इसकी एनर्जी लेवल, तो ये एनर्जी लेवल बढ़ रही है। क्लियर है? तो आगे लिखो बेटा। अब एक सवाल हो जाए और इतना पढ़ाने के बाद सवाल गलत करना नहीं, है ना। लिखो, ठीक है, लिखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, लिखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल p pi back bonding is absent, p pi back bonding is absent। पहला ऑप्शन बेटा लिखें BF3, पहला ऑप्शन BF3 बेटा, दूसरा ऑप्शन BOH3, BOH3, तीसरा ऑप्शन लिखें, ऐसे लिखने, पहला हमने कौन सा बोला बेटा? पहला है BF3, दूसरा हमने बोला BOH3, तीसरा लिखो BOCH3 होल थ्राइस, चौथा लिखो, चौथा ऑप्शन बनाओ इसका B3N3H6। क्या लिखोगे? B3N3H6। अच्छा B3N3H6 क्या है? हाँ, नाम, इसका नाम आगे लिखो, लिखो इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये कौन है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसी लिखो और बोराजीन, बोराजीन और बोराजॉल,
अरे भैया ऑर्गेनिक बेंजीन नहीं होती है कि इनऑर्गेनिक भी बेंजीन होती है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन में बैक बॉन्डिंग होती है। कहाँ होती है वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। अच्छा कितने ऑप्शन हो गए? 4। पांचवा लिखो, लिखो पांचवा लिखो, लिखो BCH3 होल थ्राइस। बहुत बढ़िया सवाल है, हमने सारे सवालों को एक मिला लिया। 10 सवाल पढ़ाने क्या मतलब है? हमने क्या पूछा है कि कहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ये पूछा है। तो यदि तुमको ये पता होगी कहां कहां होगी, तो नहीं होगी वाला पता चल जाएगा। तो चलो अब इतना पढ़ाने के बाद ये सवाल आपके हवाले बेटा। सवाल का जवाब सही देना, गलत न देना भैया। सवाल बता लोगे तुम लोग, ऐसी बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? पांचवा। सब लोग कह रहे हैं पांचवा है, तुम लोग दिल नहीं तोड़ेंगे, पांचवा ही सही किया जाएगा, हो चाहे ना हो। अरे है भाई, अपने मन से नहीं सही कर रहे हैं। अब सुनिएगा, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है p, हाँ या ना, और ये लोन पेयर दे देंगे, हाँ या ना, तो यहां बैक बॉन्डिंग होगी। मतलब ऑप्शन यहां तो गलत वाला सही करना है ना, तो यहां बैक बॉन्डिंग होगी। यहां आ जाओ, ये वैकेंट p ऑर्बिटल दे देंगे। अच्छा ये ऐसे तो लिखा होगा BOH BOH और BOH, और इनके पास क्या है? लोन पेयर। तो वैकेंट p ऑर्बिटल एंड लोन पेयर, यहां पे भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखो, अब यही इसी तरीके से ये BOCH3 है ना, OCH3 और क्या है OCH3, इनके भी पास तो लोन पेयर है, आए ना। सब लोग स्ट्रक्चर बना लेना, समझ में आ जाएगा बेटा। वकील तुम बना लो, बना लो। नहीं पूरा पढ़ाने के बाद फिर यही कहोगे सर ये सवाल नहीं लगा, समझ रहे हो? तो पहले पढ़ो ध्यान से, क्लियर है? तो यहां पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही, इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल और सराउंडिंग के पास क्या है? लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग हो गई, यहां भी मामला सही। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, B3N3 और H क्या है? 6। ये कौन है? अब देखो, इनके पास अभी एक एक लोन पेयर है ना, सारे नाइट्रोजन के पास अभी अभी एक एक लोन पेयर है या नहीं? अब जरा ध्यान से समझो, देखो बोरान के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये एक बैक बॉन्डिंग हुई, एक बैक बॉन्डिंग ये हुई, और एक बैक बॉन्डिंग ये हुई, हुई कि नहीं हुई? आपको ये बिल्कुल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है कि नहीं? ये क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, समझ में आ रहा है? ये क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होती है? बैक बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर जरूर बना लेना इनऑर्गेनिक बेंजीन का बेटा, वो तो बेंजीन खूब बनाए, ये भी वाली बेंजीन बना लो, है ना। तो बताओ इनऑर्गेनिक बेंजीन के पास में बैक बॉन्डिंग है? हाँ है। अच्छा है तो क्यों है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अरे नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। 5 में से इसने 3 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर इसके पास है, इस लोन पेयर को p को दे दिया, क्योंकि p के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर वो p ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग हो गई। यही तो हमने सफिशिएंट कंडीशन आपको पढ़ाई है। तो अब यहां पे भी है। दुख की बात यहां है, देखो CH3 CH3 और ये क्या है? CH3। इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल तो है, लेकिन सराउंडिंग किसी के पास में लोन पेयर नहीं है, सो यहां पे बैक बॉन्डिंग एब्सेंट। हाँ या ना? बढ़िया सवाल था। अब आप देखो अच्छे सवाल बैक, ये आया हुआ सवाल है, हमने 2-3 सवाल इसमें मिक्स किए, समझ रहे हो? चलो ये कहानी हो गई। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान एंड ऑक्सीजन in in boric acid, orthoboric acid, in orthoboric acid, in orthoboric acid, in orthoboric acid। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3।
इसी को आप लिख सकते हो BOH होल थ्राइस। यहां से बच्चा कंफ्यूज होता है, जैसे लगता है हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये है H3BO3। ये क्या है? आर्थोबोरिक एसिड। क्लियर है? अब आपसे कहा गया है कि इसमें बोरान और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, बोरान लिया। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। कितने OH यहां लगे हैं बताओ बेटा? 3। 3 हमने OH लगाए, है ना, ये बॉन्ड बना दिया। अब इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 2। और इसे हाइड्रोजन लगा आगे, ये हाइड्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजन लगा। अब जरा ध्यान से समझो, क्या यहां बैक बॉन्डिंग जैसी कंडीशन दिख रही है? इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, इनके पास लोन पेयर। तो यहां क्या होने वाला है बताओ बेटा? बैक बॉन्डिंग हो गई। अच्छा, बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ बेटा? कितने सिग्मा? 3 सिग्मा और प्लस 0 लोन पेयर। आंसर हो गया 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा, इस ऑक्सीजन का निकालो, इसका, क्योंकि देखो इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट तो किया नहीं बॉन्ड में, किसमें? बैक बॉन्डिंग में। तो इसमें क्या होगा बताओ? इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो क्या होगा बताओ? कितने सिग्मा से जुड़ा है? 2, 1 और 2, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। आंसर आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अच्छा, इनका निकालो हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, कितने? 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन 4 क्या हो जाएगा? sp3। लेकिन दुख की बात यहां देखो, हाँ यहां देखो हाइब्रिडाइजेशन, क्या देखोगे? यहां 2 सिग्मा और प्लस 1 लोन पेयर है, तो यहां हो जाएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो क्या सीखे? द लोन पेयर which participate in back bonding does not consider in hybridization, yet does not take part in hybridization। ये लाइन लिख लेनी चाहिए, लिखो पहले, आप ये बना लो बेटा, बना लो और उसके बाद लिखो। और इसी सवाल के साथ इस एक हेडिंग, एक दो लाइनें लिखाएंगे, उसी के साथ आपका बैक बॉन्डिंग क्लियर। ठीक है, जरा लिखो, लिखो द लोन पेयर which take part in back bonding, which take part in back bonding does not consider in hybridization, does not consider in hybridization। जो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया उसे हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? बस एक लास्ट नोट लिख लो, सवाल समाप्त होता है। और वहां पे लिख लेना जहां sp2 लिखा है ना बेटा, उसके नीचे लिख लेना ड्यू टू क्या? बैक बॉन्डिंग। ये सबका sp3 है, सारे ऑक्सीजन किसका sp2 है, तो इसका कारण क्या है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, है ना। अब जरा एक नोट नीचे लिखो, नोट, नोट लिखो, लिखो व्हेन, अब यहां बैक बॉन्डिंग और रिजोनेंस दोनों के एक साथ लेने जा रहे हैं। लिखो व्हेन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन, लिखो व्हेन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग और रिजोनेंस, बैक बॉन्डिंग और रिजोनेंस, देन this lone pair, then this lone pair not considered in hybridization, then this lone pair not considered in hybridization, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते हैं।